अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जनरल में एंट्रीज करना सीखेंगे। ये वीडियो लेक्चर ख़ास तौर पर इन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो इंटर लेवल और बी कॉम लेवल पर अकाउंट्स के सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अकाउंट्स का मजमून पढ़ा हुआ है, इनके तसव्वुरात जनरल एंट्रीज के हवाले से रिवाइज हो जाएंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ए से जेड तक हरूफ याद करते हैं और उन्हें लिखना भी सीखते हैं। ये अमल किए बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इस तरह मैथ को सीखने के लिए हमें नंबर्स की पहचान के साथ साथ इन्हें लिखने पढ़ने और इनसे जुड़े हुए बुनियादी उसूल भी सीखने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह अकाउंट्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए डेबिट और क्रेडिट के उसूलों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनकी बुनियाद पर जनरल में एंट्रीज की जाती हैं। ये मरहला अकाउंट्स की बुनियाद कहलाता है। अगर ये मरहला आप पर वाज़ेह हो गया तो बाकी मांदा चैप्टर्स में आप सवालों को बआसानी हल कर सकेंगे, और इसके मुकाबले में अगर ये बुनियाद आपकी कमज़ोर हुई तो आने वाले चैप्टर्स में आप रट्टा लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस लेक्चर को आखिर तक तवज्जो सुने। यहाँ एक तरतीब से सारी जनरल एंट्रीज की गई हैं, मगर आपकी बुक में, आपकी एक्सरसाइजेज में इनकी सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह समझ लें। जब भी आप किसी भी किस्म का बिजनेस शुरू करेंगे तो इसमें फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इसे हम चार बुनियादी चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं। यानी इसे एसेट कंसीडर कर सकते हैं, इसे लायबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं, इसे इनकम कंसीडर करेंगे, या इसे एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। इन सब पर तफसीली बात मैं अपने वीडियो लेक्चर पर पहले से कर चुका हूँ। यहाँ पर इसके हवाले से इंतहाई मुख्तसर बात की जाएगी। सबसे पहले हम कैपिटल के हवाले से बात करते हैं। कैपिटल वो अमाउंट होती है जिससे आप किसी भी किस्म का बिजनेस शुरू करते हैं, और आप बिजनेस सिर्फ कैश से शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ एसेट्स यानी बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह को भी शामिल करके शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को। कस्टमर्स के लिए गुड्स या खिदमात को पैदा करने के लिए फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और करंट एसेट्स को बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करंट एसेट्स की वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से कम होती है, जबकि फिक्स एसेट्स की वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होती है। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर करंट एसेट्स की टाइप बताई गई हैं, इसके बाद फिक्स एसेट्स की टाइप्स बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लायबिलिटी के हवाले से। एसेट्स के मुकाबले में लायबिलिटीज़ होती हैं, जिसे उर्दू ज़बान में हम ज़िम्मेदारी कहते हैं। उधार, खिदमात या अशिया के हुसूल की सूरत में कारोबार को जो पैसे दूसरी पार्टियों को अदा करने होते हैं, उन्हें हम करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कंसीडर करते हैं। अगर ये अमाउंट आपने एक साल के अंदर अदा करनी है तो ये करंट लायबिलिटी कंसीडर होगी, और अगर यही अमाउंट आपने एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद अदा करनी हो तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर इसकी काइंड्स बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स, इनकम और रेवेन्यू के हवाले से। कारोबार की बका के लिए ये ज़रूरी है कि कस्टमर्स को चीज़ें कैश या क्रेडिट बेस पर सेल की जाएं। अगर आप अपने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसी वक्त उनसे कैश रिसीव कर लेते हैं तो ये आपकी कैश सेल कंसीडर होगी, जबकि इसके मुकाबले में क्रेडिट सेल्स होती हैं। क्रेडिट सेल से मुराद ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी अमाउंट आप कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने कस्टमर से वसूल करते हैं। इसके मुकाबले में एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर्स कंसीडर किए जाते हैं। किसी भी किस्म के कारोबार में अशिया या खिदमात को बनाने के लिए पैदा करने में जो अखराजात होते हैं, जैसा कि मटेरियल खरीदने के लिए किराया देना, फैक्ट्री में मुलाजमीन को मजदूरी वगैरह की रकम देना, ये तमाम एक्सपेंसेस की मद में कंसीडर किए जाते हैं। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जब भी किसी एक्सपेंस का जिक्र होगा तो उसके साथ पेड का लफ्ज़ ज़रूर लिखा हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स के हवाले से। बिजनेस का ओनर जब भी अपनी ज़ाती ज़रूरियात कारोबार के ज़राए यानी कैश और चीज़ें इस्तेमाल करके पूरी करता है तो ये सूरत हाल ड्राइंग्स कहलाती है।
اب ہم بڑھتے ہیں رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی طرف. تو سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کی بیس پہ ایسٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسٹ بڑھے گا، چاہے آپ کا وہ کرنٹ ایسٹ ہو یا فکس ایسٹ ہو، اسے ڈیبٹ کیا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں جب بھی کوئی ایسٹ، چاہے وہ کرنٹ ایسٹ ہو یا فکس ایسٹ ہو، وہ کم ہوگا تو اسے کریڈٹ کیا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں لائبلٹی اور کیپٹل ہے، جب بھی لائبلٹی اور کیپٹل کم ہوتا ہے تو اسے ڈیبٹ کیا جاتا ہے. جبکہ جب بھی کوئی بھی لائبلٹی اور کیپٹل بڑھتا ہے تو اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایکسپینسز، ڈرائنگز اینڈ لاسز ہیں. جب تک آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا آپ اسے ڈیبٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو اسے کلوز کر کے کریڈٹ کر دیتے ہیں. لیکن فی الوقت جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوگا اسے ڈیبٹ کرتے جائیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں سیلز ہے، انکم ہے یا کوئی بھی ریونیو ہے، وہ ہمیشہ کریڈٹ ہوگا جب تک آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا. ایسٹس کے حوالے سے 2 رولز ہیں، لائبلٹی اور کیپٹل کے حوالے سے بھی 2 رولز ہیں، یعنی 4 رولز ہو گئے. ایکسپینسز، ڈرائنگز، لاسز کے حوالے سے ایک ہی رول ہے، یعنی انہیں ڈیبٹ کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں انکم، سیلز اور ریونیو ہے، اسے ہمیشہ کریڈٹ کیا جاتا ہے. ان انٹریز کو کرنے کے لیے ہم جرنل کو استعمال کرتے ہیں. جرنل کا ورڈ فرینچ ورڈ جر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیلی. بزنس میں ٹرانزیکشنز ڈیلی بیس پر انکر ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں انٹر کرتے ہیں. اس سارے پروسیس کو جرنل انٹری کرنا کہتے ہیں. عام طور پر جرنل میں 2 اکاؤنٹس شامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور جبکہ دوسرا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے. ایسی جرنل انٹری جس میں ایک ہی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہو جبکہ دوسرا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہو اسے ہم سمپل انٹری کہتے ہیں. اگر کسی جرنل انٹری میں ایک سے زیادہ اکاؤنٹس ڈیبٹ ہو رہے ہوں یا کریڈٹ ہو رہے ہوں تو ایسی جرنل انٹری کو ہم کمپاؤنڈ انٹری کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے فارمیٹ آف جرنل کو. سب سے پہلے ڈیٹ کا کالم ہوگا، دوسرے کالم میں پارٹیکولر یا ڈیٹیل آئیں گی. اس کی پہلی رو میں وہ اکاؤنٹ لکھا جائے گا جو ڈیبٹ ہو رہا ہوگا، جبکہ اس کی دوسری رو میں وہ اکاؤنٹ لکھا جائے گا جو کریڈٹ ہو رہا ہوگا. اس کے بعد پوسٹ ریفرنس یا لیجر فولیو میں اس اکاؤنٹ کا رجسٹر نمبر مینشن کیا جائے گا جہاں یہ اکاؤنٹ مینٹین کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ڈیبٹ کے کالم میں اماؤنٹ لکھیں گے. سیکنڈ رو میں جو اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے اس کے سامنے آخری کالم میں یعنی کریڈٹ والے کالم میں، روپیز والے کالم میں ہم اماؤنٹ لکھیں گے. اور آخر میں ایک بریف سی نریشن لکھیں گے. نریشن کسی بھی ٹرانزیکشن کی ایک بریف سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جسے لازمی طور پر ہر جرنل انٹری کے بعد لکھا جاتا ہے. یہاں پر ساری انٹریز کو ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی جرنل میں لکھا جائے گا، اس لیے اسے جنرل جرنل کہا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسپیشل جرنلز ہوتے ہیں، یعنی کیش ریسیٹ کا الگ سے جرنل بنتا ہے، کیش پیمنٹ کا الگ سے بنتا ہے، اسی طرح سیلز کا الگ سے بنتا ہے. تو ان پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو لیکچر تیار کروں گا. اب ہم بڑھتے ہیں جرنل انٹریز کی طرف. کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کو اپنے حساب سے دیکھیں گے اور دوسری پارٹی کے پہلو کو نظر انداز کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو آپ پرچیزر بن کے اسے اپنی بکس میں انٹری کریں گے، اور اگر آپ گڈز یا سروسز سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ سیلر بن کر اس کی انٹری اپنی بکس میں کریں گے. سب سے پہلے سٹارٹ آف بزنس کی ٹرانزیکشن دیکھیں گے جس میں مسٹر علی نے اپنے بزنس کو 5 لاکھ روپیز سے سٹارٹ کیا. مسٹر علی نے اپنا بزنس ایک ایسٹ سے شروع کیا. یہاں پر یہ ٹیبل جس میں کلاسیفیکیشن اور انکریز اور ڈیکریز بتایا گیا یہ سمجھانے کے لیے ہے. کیش ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے، بزنس میں اس میں انکریز ہوا اس لیے جنرل میں 5 لاکھ سے یہ ڈیبٹ ہو گیا. جبکہ اس کے مقابلے میں کیپٹل اکاؤنٹ جو کہ انٹرنل لائبلٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، اس وجہ سے کیپٹل کا اکاؤنٹ 5 لاکھ سے کریڈٹ ہو گیا. پوسٹ ریفرنس میں ان کے پیج نمبر دیے گئے ہیں. پیج نمبر 1 پر کیش کا اکاؤنٹ مینٹین کیا گیا ہے، پیج نمبر 2 پہ کیپٹل کا اکاؤنٹ مینٹین کیا گیا ہے. ان اکاؤنٹس کو جو نمبر الاٹ کر دیے گئے ہیں وہ پورے کوشچن میں تبدیل نہیں ہوں گے. اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں پرچیز کی گئی ہے بلڈنگ کیش بیسس پر. مسٹر علی نے 80,000 کی بلڈنگ کیش بیسس پر پرچیز کی تو بلڈنگ مسٹر علی کے لیے یعنی آپ کے لیے فکس ایسٹ ہے، اس میں انکریز ہوا، اس وجہ سے بلڈنگ کا اکاؤنٹ 80,000 سے ڈیبٹ ہوا اور اسے پوسٹ ریفرنس میں پیج نمبر 3 دیا گیا.
और इसके साथ साथ कैश पे किया गया है जो कि करंट एसेट है, इसमें कमी हुई। इस वजह से कैश का अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो गया। यहाँ पर बिल्डिंग के अकाउंट को पोस्ट रेफरेंस में पेज नंबर 3 दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज ऑफ गुड्स की गई हैं क्रेडिट बेसिस पर। मिस्टर अली ने 50,000 की चीज़ें मिस्टर हरीम से क्रेडिट बेसिस पर खरीदी। अब इसमें देखिए यहाँ पर उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है जिससे क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें परचेज की जा रही हैं, और इसके साथ साथ ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस पर की गई है। तो इस सूरत में परचेजेज आपका करंट एसेट है, उसमें इंक्रीज होने की वजह से परचेजेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसे पोस्ट रेफरेंस में पेज नंबर 4 दिया गया है। जबकि क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेज की गई हैं और इंडिविजुअल का नाम मिस हरीम है, ये करंट लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, इसमें इजाफा हुआ। इस वजह से मिस हरीम का अकाउंट 50,000 से क्रेडिट किया गया और इसको पेज नंबर अलॉट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सेल की गई है कैश बेसिस पर गुड्स की। मिस्टर अली ने 30,000 की चीज़ें कैश बेसिस पर सेल आउट की। तो इस सूरत में कैश इंक्रीज करेगा, कैश आपका करंट एसेट है, इसलिए कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पोस्ट रेफरेंस में कैश का अकाउंट नंबर 1 ही रहेगा जो कि पहले अलॉट कर दिया गया था, जबकि इसके मुकाबले में सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब तक अकाउंटिंग पीरियड एंड नहीं होता। सेल्स के अकाउंट को पोस्ट रेफरेंस में पेज नंबर 6 अलॉट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में रिटर्न और डिफेक्टिव गुड्स हैं। सप्लायर को बिजनेस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो गुड्स आप परचेज करते हैं वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं होती, तो उन्हें उस सप्लायर को वापस कर दिया जाता है जिससे वो चीज़ें परचेज की गई होती हैं। तो इस सूरत में हरीम का अकाउंट जो कि करंट लायबिलिटी है उसमें कमी आएगी, इसलिए इसे डेबिट कर दिया गया। जबकि आप चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं यानी परचेज की हुई चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर देखिए अगेन मिस्टर फुरकान को 10,000 की चीज़ें सेल आउट की गई हैं। इंडिविजुअल का नाम इसमें गिवन है, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। तो इस सूरत में मिस्टर फुरकान आपका करंट एसेट बनेगा यानी आपका डेटर बनेगा, इससे अमाउंट रिसीव करनी है क्रेडिट सेल्स की वजह से। इस वजह से फुरकान का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसे पेज नंबर 8 अलॉट किया गया। जबकि इसके मुकाबले में सेल्स हुई, सेल्स हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक क्रेडिट होती हैं, इसलिए यहाँ पर सेल्स 10,000 से क्रेडिट हो गई। डिफेक्टिव गुड्स रिसीव की हैं आपने मिस्टर फुरकान से, तो इस सूरत में सेल की हुई चीज़ें आपके पास वापस आई हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये आपके लिए लॉस है या एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, इसलिए इसे डेबिट कर दिया गया 1,500 से। और सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है, इसे पेज नंबर 9 अलॉट किया गया। जबकि इसके मुकाबले में फुरकान जो कि आपका करंट एसेट है, इसने आपको चीज़ें वापस की हैं, इसलिए इसके बैलेंस में कमी हुई, इसलिए यहाँ पर फुरकान का अकाउंट 1,500 से क्रेडिट कर दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की गई है। मिस्टर अली ने 20,000 एज सैलरी पे किए और 15,000 एज रेंट पे किए। तो दोनों सूरतों में सैलरी एंड रेंट एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक हमेशा डेबिट किए जाते हैं, इसलिए सैलरी का अकाउंट 20,000 से डेबिट कर दिया गया और इसके साथ साथ रेंट का अकाउंट भी 15,000 से डेबिट कर दिया गया। इनको तरतीब के लिहाज से 10 और 11 पेज नंबर अलॉट किए गए। आपने इन दोनों एक्सपेंसेस को पे किया तो आपका कैश कम हुआ। कैश आपका करंट एसेट है, इसमें कमी होने की वजह से कैश के अकाउंट को 35,000 से क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए डेबिट में 2 अकाउंट शामिल हैं और क्रेडिट में 1 अकाउंट शामिल है। कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं या क्रेडिट हो रहे होते हैं। आप इन जनरल एंट्रीज को अलग अलग कर सकते हैं। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।